10वीं का जो जब बोर्ड परीक्षा का जब रिज़ल्ट आया उसमें मेरा बहुत ही अच्छा स्कोर था। तो मुझे तो और लोगों ने कहा कि भाई तुम्हें मतलब कि इलाहाबाद में या और शहर में जाके अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने अपने पिताजी से बात किया कि पिताजी मुझे इलाहाबाद पढ़ना है, शहर में जाके पढ़ना है। तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना मतलब अच्छा था नहीं कि शहर जाने के लिए कोई सहज ही तैयार हो जाए कि हाँ कि बहुत बड़ा सपना है कि जाओ बेटा तुम शहर में जाके पढ़ाई करो। तो पिताजी बोले कि बेटा जो तुम ट्यूशन अभी जो कोचिंग करने जाते हो उसमें तुम्हारी फ़ीस कितनी है? तो मैंने कहा कि 200 रुपये महीना लगती है। तो उन्होंने कहा कि इतना ही बजट है हमारा 200 रुपये महीने का। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई अब इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए बहुत पैसे लगते हैं। तो लगा कि अब पापा जैसे फिर वो कहेंगे कि अब तुम इलाहाबाद किस तरह जीत करके गए थे, अब इंजीनियरिंग का तुम्हारा सपना हो गया। और पापा मेरे हमेशा कहते थे कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए। उसके बाद ऐसा हुआ कि 25,000 जो था वो इंस्टॉलमेंट में फ़ीस थी। पहले इंस्टॉलमेंट तो दे दिया, लेकिन जब दूसरी इंस्टॉलमेंट की बात आई तो लगा कि अब दूसरी इंस्टॉलमेंट कैसे होगी। फिर मम्मी ने उनके पास कुछ गहने थे, शादी के दौरान कुछ गहने मिलते हैं या जो महिलाएं अपने बचत से कुछ बना लेती हैं गहने, तो मम्मी ने उन गहनों को बेच दिया। मेरा स्ट्रगल शुरुआत हुआ। उसके बाद जब मैं इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू मेरा जब नहीं हुआ तो मैं एकदम से टूट गया। तो पिताजी को ये संतुष्टि थी कि चलो पहले बार में ही ये यूपीएससी के इंटरव्यू तक गया, ये हमारी पीढ़ियों के लिए गर्व की बात है। तो फिर मैं यहाँ वहाँ की जो चीज़ें हैं जिसको भी मैंने सोचा नहीं था, मैंने फिर राज्यसभा प्रोटोकॉल ऑफिसर का फॉर्म निकला उसको भी भर दिया, राजस्थान पीसीएस का फॉर्म निकला उसको भी भर दिया, बिहार पीसीएस का फॉर्म निकला उसको भी भर दिया, और एआरओ का जो फॉर्म था उसका एआरओ का निकला तो एआरओ भी भर दिया मैंने। एआरओ को भी तैयारी लगा कि चलो कोई अब तो एक है कि कम से कम कोई नौकरी तो लग जाए। तो मम्मी कहते थे कि क्या तुम्हारे लोगों को बैंक में भी नौकरी नहीं लग सकती, या कहीं कुछ टीचर देखो इतने लोग टीचर हो जा रहे हैं, कितने लोग सफाई कर्मी में हो जा रहे हैं, क्या कहीं सरकारी नौकरी नहीं लग सकती हम लोगों की। एआरओ का जब रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि इसमें तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि मतलब मेरा हो जाएगा, टाइपिंग के लिए तो बुलाया ही जाएगा। तो पता लगा उसमें एआरओ की टाइपिंग भी नहीं बुलाया गया। तो मतलब इतना टूट गया, लगता था कि यार कहाँ आईएएस से चलना स्टार्ट किए थे, आज एआरओ की टाइपिंग में इतना कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, यहाँ भी नहीं हो रहा है, अब क्या करें, अब क्या होगा। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्याएं हैं। हर इंसान का स्ट्रगल यूनिक होता है, लेकिन मुझे लगता है सब में एक कॉमन चीज़ है कि उससे घबराना नहीं है, उससे हारना नहीं है। और अगर कहीं से गिव अप कर देंगे, हम किसी भी स्टेज पे अगर गिव अप कर देंगे, जैसे मैं अपनी जर्नी की देखूं, अगर किसी भी स्टेप में अगर गिव अप कर देता तो मैं आज यहाँ तक न पहुँच पाता। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुनील कुमार है। यूपी पीसीएस परीक्षा 2018 में मुझे 75 रैंक प्राप्त हुई है और इसी के साथ मुझे डिप्टी एसपी का पद प्राप्त हुआ है। आज डेली नॉलेज ट्रैक की इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपनी जर्नी, अपने अनुभव को शेयर करना चाहता हूं। अगर इस जर्नी या इस अनुभव से कोई एक व्यक्ति भी अगर लाभान्वित होता है तो मैं अपने इस मकसद को इस प्लेटफॉर्म पे आने पर सफल मानूंगा। मैं अपने शुरुआती परिचय की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी से एक छोटे से गाँव शेरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी बेहद साधारण परिवार से हैं और वो मुंबई में रहते हैं और एक छोटी सी दुकान है, वो कपड़े प्रेस करने का काम करते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो 10वीं तक ही केवल पढ़ाई किए हुए हैं। मेरी माताजी गृहिणी हैं, वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हैं। और मेरे परिवार में मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और इसके अलावा मेरे 2 भाई और एक सबसे छोटी बहन है। आज इस जर्नी को अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर अपने पीछे अनुभव को देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि कभी मैं यहाँ तक कभी पहुँच पाऊँगा, क्योंकि जिस तरह से मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा है या जिस तरह से मेरी शुरुआती परवरिश हुई है, तो मुझे कभी उस पृष्ठभूमि में ऐसा कोई सोचना भी मेरे लिए असंभव सा था कि मैं यहाँ तक कभी पहुँच पाऊँगा। अगर बात करूँ मैं अपनी शुरुआती पढ़ाई की, तो मेरी कक्षा 1 से 5वीं तक और उसके बाद 8वीं तक की पढ़ाई लिखाई शुरुआती वो गाँव के ही सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद 10वीं से 12वीं तक भी मेरी जो है वही आसपास गांव के क्षेत्रों में ही पढ़ाई हुई। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट मेरे इसी यात्रा के दौरान आया। एक बार स्कूल में नागरिक शास्त्र की क्लास थी तो उसमें एक आईएएस का जिक्र कहीं आया, तो मेरे बाल मन में जिज्ञासा हुई कि मैंने पूछा कि सर ये आईएएस क्या होता है। तो हमारे शिक्षक महोदय ने कहा कि बेटा इसके लिए जो आईएएस मतलब वो होता है जो 50 तक पढ़ा होता है। तो मेरी ज़िंदगी में यही टारगेट था कि मुझे 50 तक पढ़ना है। मुझे आईएएस वगैरह तो इतना कुछ पता नहीं था, मुझे लगा कि बस बचपन से एक सपना था कि 50 तक पढ़ लेना है। उसके बाद ये मेरे दिमाग में कहीं अनकॉन्शियस ब्रेन में बैठ गया
इस पे बहुत ज़्यादा फोकस मेरा नहीं रहा। उसके बाद फिर 10वीं का जब बोर्ड परीक्षा का जब रिज़ल्ट आया, उसमें मेरा बहुत ही अच्छा स्कोर था। तो मुझे तो और लोगों ने कहा कि भाई तुम्हें मतलब कि इलाहाबाद में या और शहर में जाके अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने अपने पिताजी से बात किया कि पिताजी मुझे इलाहाबाद पढ़ना है, शहर में जाके पढ़ना है। तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना मतलब अच्छा था नहीं कि शहर जाने के लिए कोई सहज ही तैयार हो जाए कि हाँ कि बहुत बड़ा सपना है कि जाओ बेटा तुम शहर में जाके पढ़ाई करो। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी सपना वो शहर में जाके पढ़ने का मन कर रहा है। तो पिताजी बोले कि बेटा जो तुम ट्यूशन अभी जो कोचिंग करने जाते हो उसमें तुम्हारी फ़ीस कितनी है? तो मैंने कहा कि 200 रुपये महीना लगती है। तो उन्होंने कहा कि इतना ही बजट है हमारा 200 रुपये महीने का, अगर इसी में शहर जाओ इसी में पढ़ लो। तो मुझे लगा कि ये तो संभव नहीं हो पाएगा। फिर मेरा बहुत निराशा हुई कि मतलब काश अगर इतने पैसे होते हमारे पास कि इलाहाबाद में हम जाके पढ़ाई करते। तो ऐसा हुआ नहीं, हो नहीं पाया, वो बात वहीं दबी रह गई। लगा कि चलो ठीक है अपना यहीं कहीं अपना नॉर्मली पढ़ाई करते हैं। उसके बाद से एक टर्निंग पॉइंट ऐसा हुआ कि कुछ संयोग ऐसा बना कि एक शशि भैया थे, उनसे मतलब मुलाकात हुई और वो उन्होंने मेरी प्रतिभा को समझा या उनको लगा कि ये बंदा कुछ कर सकता है। तो उसने मेरे घर वालों को समझाया और उन्होंने कहा कि इसको इलाहाबाद जाके पढ़ने दो। तो उन्होंने फिर मुझे इलाहाबाद ले आया और वहाँ पे एक दीदी का मकान था तो वहाँ पे मैं रहता था। तो 10वीं से 12वीं तक मैं वहाँ पे रह के पढ़ाई किया। उसके बाद ये हुआ कि भाई 10वीं से 12वीं तक हो गया, उसके बाद ज़िंदगी में क्या करना है। तो मैं जनरली इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत फेमस होती है। मेरा भी सपना था बचपन में कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय नाम से ही बहुत लगता था कि विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, तो लगता था कि विश्वविद्यालय में कभी पढ़ाई होगी, तो ये सपना था। फिर उसके बाद इसी बीच 10वीं से 12वीं के बीच हमारे कॉलेज में एक फंक्शन था, वहाँ पे कोई गेस्ट आए थे जिनका मतलब ऐसा था कि ये इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुए हैं। तो माल्यार्पण करने के लिए कुछ लोगों को चुना गया जिसमें मैं भी शामिल था। तो जब मैंने पहली बार उनके गले में माला डाला तो मुझे लगा कि ये इंजीनियर जब बनेंगे तभी लगता है कुछ माहौल बनेगा या कुछ मतलब कुछ लोग पहचानेंगे। तो मैंने पहले से फिर वहीं जब पहले माल्यार्पण किया तो मैंने तय कर लिया कि इनके जैसा इंजीनियर बनना है, कुछ तभी कुछ हो पाएगा। तो मैंने वहीं से सोच लिया कि इंजीनियर बनना है। अब मैंने अपने फैमिली बैकग्राउंड वगैरह को कभी ध्यान नहीं रखा कि इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ता है क्या नहीं करना पड़ता है। फिर इसी तरह से 12वीं हो गई। 12वीं के बाद हुआ कि अब क्या करें, कि अब इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे करें, क्योंकि 12वीं तक तो मुझे पता नहीं कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई अब इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए बहुत पैसे लगते हैं। तो लगा कि अब पापा जैसे फिर कहेंगे, फिर वो कहेंगे कि अब तुम इलाहाबाद किसी तरह जीत करके गए थे, अब इंजीनियरिंग का तुम्हारा सपना हो गया। और पापा मेरे हमेशा कहते थे कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा अपने पापा से क्लैश करता था। मेरा हमेशा मानना था कि चादर पहले फैला लो, उसके बाद पता चलेगा मुझे कि चादर कितनी लंबी है। तो ये हमेशा क्लैश चलता रहता था। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि पहले अपने से आप सोच लिया कि चलो ठीक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म डाल देते हैं। तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीएससी का फॉर्म डाल दिया। वहाँ पे क्या था कि मैंने मैथ्स साइंस पढ़ा था, तो सामाजिक विज्ञान या जो आर्ट्स के बैकग्राउंड में जाने का मतलब वहाँ पे उतना माहौल, अगर आर्ट्स में वो लोग जाते हैं जो बहुत कमज़ोर माने जाते हैं। समाज में जैसे कोई आर्ट ले लिया तो उसको लोग कहेंगे मतलब बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में नहीं है। तो मैंने बीएससी के लिए वहाँ पे डाल दिया। लेकिन मेरे मन में वो जो इंजीनियर वाला जो सपना था, जो माल्यार्पण किया मैंने, और उसके बाद मैंने सोच लिया कि मुझे इंजीनियरिंग करना है तभी कुछ सम्मान मिलेगा या कुछ अपने समाज में पहचान बनेगी। तो वो मेरे दिमाग में बार बार क्लिक करने लगे कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको तो कम से कम इंजीनियर बनना है तभी तुम्हारी पहचान होगी। तो फिर मैंने सोचा कि अब पापा से किसी तरह हिम्मत जुटा के बोलते हैं कि पापा इंजीनियरिंग करना है। तो पापा ने कहा कि अब अच्छा इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे? तो मैंने कहा हाँ पापा इंजीनियरिंग की तैयारी करना है। बोले कहाँ करोगे? तो अब मैं हमेशा बड़ा सोचता था, मतलब कि अपने बैकग्राउंड को जब मैं सोचता था, सपने देखता था, तो मैं अपने बैकग्राउंड को भूल जाता था कि यार मतलब क्या है। फिर मैंने सोचा कि मैंने वैसे नॉर्मली तो तैयारी इलाहाबाद में होती है, कानपुर में भी होती है, लेकिन मैंने फिर एक बड़े सपने पे छलांग मारी। फिर मैंने सोचा कि पापा कोटा जाके तैयारी करेंगे। तो पापा बोले ये कहाँ है? तो मैंने कहा कि राजस्थान में है। तो बोले कि इलाहाबाद में तुम ठीक से पढ़ाई हो नहीं पा रही है, अब राजस्थान जाओगे पढ़ने, तो पैसा कहाँ है? तो फिर मुझे लगा कि हाँ यार सही बात है, पैसे तो नहीं है, अब क्या करें। फिर हमारी दीदी थी, तो मैंने दीदी से बात किया कि दीदी जो है वो पैसे पढ़ाई करने के लिए चाहिए था, इंजीनियरिंग की तैयारी करना है। तो दीदी ने कहा कि मतलब कि यहीं से देख लो, कहीं कानपुर में हो या कहीं और आसपास देख लो। तो वो बात बीच में दबी रह गई, लेकिन मन में मेरे बहुत बेचैनी रहती थी। मुझे लगता था कि अगर इंजीनियर नहीं बन पाया तो मेरे समाज में कोई पहचान बन नहीं पाएगी। तो फिर किसी तरह फिर मैंने जिद किया
तो फिर दीदी मेरी मान गई किसी तरह से, तो उन्होंने मतलब 25,000 मुझे दिया और फिर मैं कोटा गया। कोटा में सबसे पहले मैं गया, अपने अकेले ही गया कि वहाँ पे जाके देखा कि वहाँ पे रहने का कितना महीना लगता है, या जो वहाँ की जो फ़ीस होती है वो कितनी होती है, और क्या मतलब मेरे पिताजी या और कोई अगर सहयोग करे 7-8 महीने के लिए तो क्या वो सस्टेन वहाँ कर पाऊँगा। तो 25,000 लेके मैं वहाँ पे गया। उसके बाद फिर मैं कोटा में ग्रामीण बैकग्राउंड से गया था, बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट इतनी ज़्यादा क्लियर थे नहीं, तो वहाँ पे गया तो बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं उसमें, और बड़े बड़े मतलब आईटी के लोग पढ़े हुए वहाँ पर पढ़ाते हैं, और बहुत अच्छे स्कूल से लोग मेरे साथ आके मतलब बैठ के पढ़ते थे। तो मुझे कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं लगता था कि गाँव से आया हूँ तो मेरे समझने में ही लग गया फिज़िक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है। पहली बार तो फिज़िक्स केमिस्ट्री के बारे में मुझे वहीं से जानकारी मिली कि ये फिज़िक्स केमिस्ट्री क्या होता है। तो हालाँकि फिर मैं भी वहाँ हिम्मत नहीं हारा, धीरे धीरे लगा रहा। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि 25,000 जो था वो इंस्टॉलमेंट में फ़ीस थी। पहले इंस्टॉलमेंट तो दे दिया, लेकिन जब दूसरे इंस्टॉलमेंट की बात आई तो लगा कि अब दूसरी इंस्टॉलमेंट कैसे होगी। तो फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए मैंने मम्मी से कहा, तो मम्मी ने कहा कि अच्छा रुको मैं मतलब देखती हूँ। तो उन्होंने पापा को कन्विंस करने की कोशिश की, तो पापा ने कहा कि चलो ठीक है, कुछ सेविंग हमारे पास है। फिर मम्मी ने उनके पास कुछ गहने थे, शादी के दौरान कुछ गहने मिलते हैं, या जो महिलाएं अपना बचत से कुछ बना लेती हैं गहने, तो मम्मी ने उस गहनों को बेच दिया। और फिर उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए 25,000 रुपये फिर मेरे अकाउंट में आ गया। उसके बाद फिर मैं अपना तैयारी करता रहा। हालांकि कोटा में जाकर भी मैंने कुछ गलतियां की, जैसे कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने के नाते मैं पहली बार वहाँ पे जब कोटा में गया तो वहाँ पे इंटरनेट था, पहली बार साइबर कैफ़े मैंने देखा। तो कई बार जब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, फ्रस्ट्रेशन होता, लगता था कि यार छोड़ो ये सब क्या है। साइबर कैफ़े में बैठ के कभी मूवीज़ देखता रहता था, तो कि लगता था कि चलो ठीक है अब क्या करें। कभी टेस्ट हो गया तो टेस्ट में अगर अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं हुई तो लगता था कि अब क्या करें, बहुत ज़्यादा वहाँ पे दोस्त तो थे नहीं, तो साइबर कैफ़े में जाके मूवी ही देखते रहते थे। इसी तरह से किसी तरह करते करते 8 महीने वहाँ पे बीत गए, और वो मतलब तैयारी का फेज़ पूरा वहाँ कंप्लीट हो गया, कोचिंग वगैरह कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने IIT दिया। IIT में स्कोर मेरा बहुत अच्छा रहा नहीं। AIEEE दिया, उसमें बहुत अच्छा स्कोर नहीं रहा। UPTO दिया, एंट्रेंस दिया, उसमें बहुत अच्छा स्कोर नहीं रहा मेरा। लेकिन अब ये था कि अब कोई बहुत अच्छा प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा नहीं, तो लगा कि अब मतलब वो है कि ये इंजीनियरिंग करने गया है, और सब लोगों का ये था कि भाई ये IIT निकाल लेगा। तो हमको लगा कि अब इंजीनियर तो बनना ही है, किसी तरह बनना है। तो फिर जब काउंसलिंग हुई तो मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में किसी तरह एडमिशन लेके इंजीनियरिंग कंप्लीट करता, या किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे नोएडा या और जो बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पढ़ाई करता। लेकिन पहले वाला जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का जो अवसर है वो मेरे पास था नहीं, क्योंकि फिर मेरा फैमिली बैकग्राउंड फिर इस बीच में आ गया। तो मैंने अपने फैमिली बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए और मैंने आगरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। आगरा यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन ले लिया तो उसके बाद फिर उसी दौरान यूपी में 4 इंजीनियरिंग नए कॉलेज खुले थे, उसमें फिर काउंसलिंग हुई, फिर मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो गया। और वो इंजीनियरिंग कॉलेज, उसका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर, और उसकी जो क्लासेस तो वो HBTA कानपुर में चलती थी शुरुआती दौर में। तो पहले 2 बैच हम वहीं से मतलब पढ़ाई किए, HBTA कानपुर में रह के 4 साल पढ़ाई किए, वहाँ फिर दोस्त बने और बहुत सी चीज़ें वहाँ पे होती रहीं। इस तरह से मेरी इंजीनियरिंग किसी तरह कंप्लीट हुई। और वो भी इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी बात है कि मुझे स्कॉलरशिप अगर नहीं मिलती तो अगर सरकारी स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो इंजीनियरिंग का भी सपना मेरा अधूरा ही रहता। तो ये इंजीनियरिंग मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई। उसके बाद ये हुआ कि भाई इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई तो घर वालों की उम्मीद थी कि लड़का इंजीनियर बन गया है तो अब कहीं नौकरी वोकरी करेगा, 20-30 हज़ार कुछ भी कमाएगा, तो कम से कम अपना जो पापा का जो मेहनत है, जो इतने साल से वो बचपन से लगे हुए हैं, उसमें उनको हेल्प होगी या कुछ उनको कम से कम आराम तो मिलेगा। लेकिन फिर मैं वहाँ पे फिर और नया सपना लेके आ गया कि अब IAS बनना है। दरअसल मैं जिस घर में रहता था 10वीं से 12वीं तक, तो वो एक SDM साहब थे। तो मुझे बचपन से ही उनको देखने का मौका मिलता था कि वो कैसे काम कर रहे हैं, या जब आते थे जो उनसे बात करने का मौका मिलता था तो मुझे प्रेरित करते थे कि प्रशासन में ही जाना है। तो मेरे दिमाग में था कि हाँ प्रशासन में जाना है। फिर इंजीनियरिंग किया, उसके बाद घर वालों को लगता था कि चलो ये कुछ कमाएगा और कुछ हाथ बटाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे इंजीनियरिंग करने के बाद IAS करना है। फिर मैं यहाँ पे दिल्ली आया और एक कोचिंग में एडमिशन लिया, अपनी पढ़ाई शुरुआती पढ़ाई अपने यहाँ से स्टार्ट कर दी। जब स्टार्ट की तो जब मैं यहाँ पे आया तो
बहुत सी बातें थी पहले तो, कौन सी कोचिंग को सिलेक्ट करना है, कौन सी कोचिंग में नहीं जाना है, या हिंदी माध्यम में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सारे तो अंग्रेजी में माध्यम से ही होते हैं, आईएएस या सिविल सर्विसेज लाइट क्लास की होती है, कोई नॉर्मल बैकग्राउंड का बच्चा यहाँ सोच भी नहीं सकता, या बहुत समय लग जाता है। लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, लगेगा तो कितना लगेगा। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि तुमको इंजीनियरिंग करने में जब 4 साल लगा है, तुम ग्रेजुएट हुए हो, तो अगर प्रशासन में जाओगे, अगर 4-5 साल लग गया तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है कंटिन्यू रखो। फिर उसके बाद मैं यहाँ जो हमारे जो क्लास में मैं रेगुलर रहा, और जो टीचर थे, मुझे लगता था कि जो टीचर जो पढ़ाते हैं तो उसको मैं ध्यान से पढ़ता था। मैं इसलिए ध्यान से पढ़ता था कि मेरे पास एक तो दोस्त बहुत कम थे, मेरे पास बहुत ज़्यादा सीनियर्स नहीं थे कि मुझे कोई गाइड कर सके ये चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ नहीं पढ़ना है। तो मुझे लगता था कि जो हमारे जो एक मात्र जो स्रोत है वो टीचर ही है, जो क्लास में चीज़ें पढ़ा रहा था। मैं क्लास में सीरियसली पढ़ता था, क्लास मिस नहीं करता था, और सारी चीज़ों को नोट डाउन करता था। जैसे पढ़ाने के दौरान भी वो कुछ ऐसी बातें बोलते थे जो मुझे लगता था, पहली बार पढ़ रहे थे तो मुझे लगता था कि ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, तो उन सब चीज़ों को मैं कॉलम में नीचे नोट कर लेता था कि ये कहीं आगे चल के काम आएगा। इस तरह से पढ़ता रहा। उसके बाद फिर जब पहला अटेम्प्ट दिया मैंने, तो मेरा प्रीलिम्स भी हो गया, फिर मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया। इंटरव्यू मैंने 2015 में दिया। उसके बाद 2015 में मुझे पहला अटेम्प्ट था, मुझे अंतिम रूप से मैं चयनित नहीं हो पाया। फिर मैंने प्रयास किया, उसके बाद मेरा मेंस नहीं हुआ 2016 में। फिर उसके बाद 17 में दिया तो मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। उसके बाद से लगा कि अब टूट जाएंगे, अब क्या होगा। मतलब 3 साल हो गए, और अपने फैमिली, जब भी मुझे असफलता मिलती थी, मुझे असफलता ज़्यादा चिंता अपने मतलब फैमिली बैकग्राउंड की होती थी कि कैसे मतलब इतना सस्टेन कर पाएंगे, या जो मुझे हमेशा ही लगता था कि जैसे कि जो संसाधन हैं वो सारे मेरे ऊपर ही खर्च हो रहे हैं, मैं अपने छोटे भाइयों बहनों के संसाधनों का यूज़ कर रहा हूँ। मैं हमेशा द्वंद्व में रहता था कि मैं इन सब से कैसे निकलूँ। फिर उसके बाद एक ऐसा मोड़ आया कि पिताजी और जो मम्मी थी वो कभी मतलब इतना मुझे मोटिवेट करती थी। कभी मैं जो उदास होता था या कभी निराश होता था तो मेरे माता पिता मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारा नहीं होगा, ये कहते थे कि ठीक है। मम्मी हमेशा कहती थी कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो मुझे लगता था कि ठीक है, अपना भी कभी समय आएगा तो अपना लगे रहे। फिर उसके बाद एक ऐसा मतलब लगा कि चलो ठीक है, अब तैयारी करते रहते, आगे बढ़ते गए। तो एक ऐसा मोड़ आया कि पिताजी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई काम करने में। वो प्रेस का काम करते थे, बचपन से खड़े काम करते रहते थे, तो उनको बैक साइड में बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो लेकिन पापा कभी बताते नहीं थे। मम्मी से कभी बताते थे तो मम्मी से कहते थे कि मतलब बच्चों को न बताना कि वो है कि घर में कोई भी प्रॉब्लम रहे, चाहे कुछ भी समस्या हो जाए, लेकिन वो नहीं बताते थे कि बच्चा वहाँ पढ़ने में डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन किसी तरह से मुझे पता चला कि मतलब पिताजी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो मतलब मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने, और पापा पे बोझ भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर मैंने एक पास वही दिल्ली में एक कोचिंग ज्वाइन किया। वहाँ पे मतलब मुझे काम मिला कि चलो ठीक है, तुम कॉपियाँ चेक कर दिया करो या उत्तर कुछ बना लिया करो। तो उससे मुझे कुछ खर्चे मेरे चल जाते थे। जैसे कि अगर मेंस के दौरान मुझे, जैसे कि मैं फ्री हुआ, प्रीलिम्स के दौरान फ्री हुआ या मेंस के दौरान आगे चल के फ्री हुआ, तो मैं वहाँ पे कुछ काम कर लेता था पार्ट टाइम, कि मुझे कुछ पैसे वहाँ पे अर्न हो जाए। उसके बाद जब मेरा मेंस होता था या मैं जब इंटरव्यू के दौरान जब मैं रूम पे बैठ के पढ़ता था, जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे या जो बचत होते थे, उसके साथ में जो पापा मुझे पैसे भेजते तो उन सबको मिक्सअप हो जाता था, तो एक हेल्प हो जाती थी। पापा बहुत ज़्यादा मतलब लगता था कि अब इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पापा को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। उसके बाद फिर मैंने यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिया पहली बार 2017 में दिया। तो मेरा प्रीलिम्स से ही यूपी पीसीएस में नहीं हुआ, तो मुझे और निराशा लगी कि यार यूपी ये शुरू से ऐसा था कि मतलब जब आए थे तो लगा कि अब आईएएस ही करना है, आईएएस से नीचे तो कुछ करना ही नहीं है। तो कभी सोचा नहीं था कि पीसीएस वगैरह देना पड़ेगा। फिर जब दिए, वहाँ प्रीलिम्स नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस और लूज हो गया कि बताओ आईएएस सोच के आए हो और प्रीलिम्स ही यहाँ पर नहीं हो रहा है। फिर किसी तरह से वहाँ से उभरे, और उसके बाद फिर 18 का मैंने प्रीलिम्स दिया। तो 18 में मेरा प्रीलिम्स भी हो गया, उसके बाद मेंस भी हुआ और उसके बाद इंटरव्यू भी रहा, और फाइनली 75 रैंक के साथ जो है डिप्टी एसपी का पद मुझे प्राप्त हुआ। सिविल सर्विसेज की अगर जर्नी की बात करें तो मैं 8 जून 2014 को दिल्ली में आया था। उसके बाद मैंने नेहरू विहार में रूम लिया, उसके बाद कोचिंग में एडमिशन लिया। तो शुरुआती दौर में मेरे सीनियर्स मेरे साथ थे नहीं, तो वही जो क्लास में जो दोस्त बनते थे वो चाहे ऑप्शनल के स्तर पे दोस्त बन गए हों, चाहे जीएस के स्तर पे दोस्त बन गए हों, चाहे मेरे पार्टनर हों, यही लोग मुझे शुरुआती दौर पे प्रेरणा देते रहे। उसके बाद 2015 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, तो मेरा प्रीलिम्स हो गया। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत आसान होता है,
फिर उसके बाद मेंस दिया तो मेंस भी हो गया। उसी दौरान सीसेट का आंदोलन चल रहा था, तो मुझे लगता था कि यार मेरा पहले अटेम्प्ट में ही जब मैं इतना सब कुछ कर ले रहा हूँ, इसका मतलब बहुत ज़्यादा कठिन होता नहीं है। कुछ लोग इतना अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं कि इतना अटेम्प्ट चाहिए, या आंदोलन कर रहे हैं इसको हटाओ उसको हटाओ, तो मुझे लगता था कि ये क्या कर रहे हैं, 1-2 अटेम्प्ट यूपीएससी बहुत है, इतना ज़्यादा क्या करेंगे। लेकिन फिर जब मेरा स्ट्रगल शुरुआत जब हुआ, उसके बाद जब मैं इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू मेरा जब नहीं हुआ तो मैं एकदम से टूट गया। मुझे लगता है कि नहीं, यूपीएससी बहुत कुछ है, वो बहुत ज़्यादा त्याग मांगती है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन मांगती है, और जो हम सोचते हैं उसके कुछ बियॉन्ड भी है। तब उसके बाद फिर मैं अपने आप को किस तरह से, जो मेरे दोस्तों ने मुझे मतलब मोटिवेट किया कि नहीं यार तुम्हारे पहली बार अटेम्प्ट में मतलब ऐसा हो गया तो ठीक है, आगे भी होगा। फिर पिताजी मुझे बहुत मतलब मोटिवेट किए। उनको लगा कि यार ये बच्चा मतलब कि अपनी औकात से ज़्यादा जाके अगर हम बच्चे के साथ कर रहे हैं, और वो पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू दे के आ गया, तो पिताजी कहते थे कि अगर यहाँ से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं भी होगा ना, तो मेरी ज़िंदगी का अचीवमेंट रहेगा कि चलो ठीक है, मतलब इस बैकग्राउंड से आके पहली बार यूपीएससी में इंटरव्यू दे दिया। मेरी पीढ़ियों में कोई इतना, ना तो माता के पक्ष से कोई बहुत सरकारी नौकरी में है, ना तो कोई पिताजी के पक्ष से कोई सरकारी नौकरी में है। तो पिताजी को ये संतुष्टि थी कि चलो पहले बार में ही ये यूपीएससी के इंटरव्यू तक गया, ये हमारी पीढ़ियों के लिए गर्व की बात है। अगर यहाँ से नहीं भी होगा तब पर इसी में संतुष्ट रहेंगे कि चलो ये बहुत बड़ी जीवन की सफलता है। तो फिर उसके बाद लेकिन फिर पिताजी ने कहा कि चलो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे प्रयास करते रहो। इंजीनियरिंग करने के लिए तुम्हें 4 साल लगे, तो प्रशासन में इतनी बड़ी तुमको जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं, तो उसके लिए अगर और ज़्यादा समय लग जाए, 4-5 साल लग जाए तो कोई गम नहीं। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं। तो मैंने भी ठाना और पिताजी ने भी ठान लिया कि भाई अब कुछ भी हो जाए, यहाँ से पीछे नहीं आना है। और मुझे भी हुआ कि अब दिल्ली से खाली हाथ नहीं जाना है, क्योंकि मुझे ये था कि मेरा तो है, जो मैं कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ, लेकिन असली जो स्ट्रगल है मेरे पिताजी का है। और मैं अपने आप को फेल्योर में देख सकता था, लेकिन पिताजी को नहीं फेल्योर में देख सकता था। मुझे लगता था कि अगर मैं असफल हुआ तो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी असफल होंगे, उनकी मेहनत असफल होगी, या उनको जो लोग ताने मारते हैं वो लोगों का मन बढ़ेगा। तो मुझे यही था कि मतलब यहाँ से दिल्ली से खाली हाथ नहीं जाना है। फिर उसके बाद फिर मैंने 2016 में फिर से अपनी हिम्मत जुटाई, और फिर उसके बाद फिर अटेम्प्ट दिया। प्रीलिम्स हो गया, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली मेरा मेंस नहीं हो पाया। मेंस नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने तनिक भी शौक नहीं मनाया। उसके बाद मैं जस्ट गया, मेंस जब मेरा नहीं हुआ 2016 का, उसके जस्ट अगले दिन मैं गया, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया। मुझे लगा कि 1 मिनट भी नहीं रुकना है, अब बस टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके अब करना है, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा मेंस में स्कोर ठीक से नहीं हुआ। तो मैंने जस्ट अगले दिन मेंस का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पढ़ाई में शुरुआती दौर में मन नहीं लगता था, लेकिन लगता था कि करेंगे तो करेंगे, आईसीयू को देखते रहते हैं, किताबों को ही देखते रहते हैं। फिर उसके बाद फिर 2016 में मैंने बहुत अच्छी तैयारी की, तो फिर 2016 में भी मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद असफलता का ऐसा दौर शुरू हुआ कि जहाँ से मतलब लगता था कि अब क्या हो पाएगा, क्योंकि मेरा जो ग्राफ था वो पहले ऊपर से नीचे था। जनरली लोगों का जो ग्राफ होता है वो नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन मेरा ग्राफ जो था वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। तो मुझे इस बात की बहुत चिंता थी। मुझे सोचता था कि क्या करूं मैं ऐसा कि मतलब ये ग्राफ थोड़ा बढ़े, मुझे कुछ मोटिवेशन मिले। फिर उसके बाद मैंने 17 का प्रीलिम्स दिया। 17 में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, तो मैं एकदम से टूट गया। मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि यार मैं प्रीलिम्स तक नहीं हो रहा, बताओ। अब उसी बीच फैमिली में कुछ ऐसी समस्याएं थी, जैसे पिताजी को बड़ी मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत कष्ट हो रहा था। तो मुझे लगता था कि यार मैं अपने सपनों को मतलब अचीव करके अगर किसी पिताजी को कष्ट देके या माताजी को कष्ट देके, क्योंकि पिताजी मतलब वो इतना ज़्यादा समर्पित थे कि मतलब हमको पढ़ाने के लिए या अपने बच्चों को बनाने के लिए पिताजी अगर एक बार चले जाते मुंबई तो 2-2 साल तक नहीं आते थे। तो इस तरह मैं भी था कि मैं सोचता था कि अब पिताजी जब 2-2 साल मुंबई से नहीं आते हैं तो मैं भी 1-1 साल 1.5 साल नहीं जाऊँगा, यहीं रहूँगा, कुछ भी हो जाए। तो न त्यौहार में भी जाता था, मैं होली दिवाली सोचता था कि चलो यहीं पे रहते हैं, पिताजी अब वहाँ पे हैं तो मुझे भी यहाँ रहना है, तो मैं यहीं पे रहता था। उसके बाद जब 17 में मैंने दिया प्रीलिम्स, मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, और उसके बाद फिर लगा कि यार ये थोड़ा सा समस्या ज़्यादा हो रही है। तो उसी बीच पारिवारिक आर्थिक स्तर पे बहुत ज़्यादा समस्याएं होने लगी, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन की। वहाँ पे मुझे काम मिला कि चलो तुम आप जो है वो कुछ कॉपी टेस्ट की कॉपी चेक कर दीजिएगा या तो कुछ आंसर बना लीजिएगा। तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा एक वो हेल्प हुआ कि चलो ठीक है, पिताजी को इतना ज़्यादा समस्या नहीं होगी, कुछ मैं भी अपना कर लूँगा। और अपना पढ़ाई के साथ में मैनेज करता था, जो भी समय वहाँ पे दिया, उसके बाद जो भी अपना जो मुझे पर्सनल समय मिलता था उसमें अपने पढ़ाई करता था। उसके बाद फिर मैं ऐसा लगा कि अब 17 का प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसके बाद क्या करें। पूरा साल मेरे पास था, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, और ऐसा लगता था कि अब तो सस्टेन करने के लिए बड़ा मुश्किल है, कोई ना कोई नौकरी चाहिए।
तो फिर मैंने 17 का यूपी पीसीएस का दिया पहला अटैम्प्ट। यूपी पीसीएस पहला अटैम्प्ट वहाँ प्रीलिम्स ही नहीं हुआ मेरा। जब प्रीलिम्स नहीं हुआ तो लगा कि यार आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और ये यूपी पीसीएस में अटैम्प्ट दिया और यहाँ भी नहीं हुआ। इससे पहले मैं पीसीएस को मानता था कि पीसीएस तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि इतनी तैयारी कर रखी है तो पीसीएस तो हो जाएगा। तो जब पहली बार दिया तो पीसीएस में प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो बड़ा कॉन्फिडेंस और लूज हो गया कि यार प्रीलिम्स यहाँ प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा है, यूपीएससी में भी प्रीलिम्स नहीं हुआ है, पूरा साल मेरे पास है और अभी सस्टेन करना है, कोई नौकरी भी नहीं है, क्या करें। तो फिर मैं यहाँ वहाँ की जो चीज़ें हैं जिसको भी मैंने सोचा नहीं था, मैंने फिर राज्यसभा प्रोटोकॉल ऑफिसर का फॉर्म निकला उसको भी भर दिया, राजस्थान पीसीएस का फॉर्म निकला उसको भी भर दिया, बिहार पीसीएस का फॉर्म निकला उसको भी भर दिया, और एआरओ का जो फॉर्म था उसका एआरओ का निकला तो एआरओ भी भर दिया मैंने। एआरओ को भी तैयारी लगा कि चलो कोई अब तो एक है कि कम से कम कोई नौकरी तो लग जाए, इसके लाले हो गए थे कि कम से कम कोई नौकरी तो लग जाए। उसके बाद एक तो ये हो कि संबल तो मिले कि हाँ इसकी नौकरी लग जाती है, क्योंकि जब भी मैं मम्मी से बात करता या जब भी होता तो वहाँ पे बहुत से होता था कि इसकी नौकरी लग गई, उसकी नौकरी लग गई। तो इतना बड़ा सपना तो था नहीं कि मतलब कि कुछ इतना बड़ा हो जाएगा। तो मम्मी कहते थे कि क्या तुम्हारे लोगों को बैंक में भी नौकरी नहीं लग सकती, या कहीं कुछ टीचर, देखो इतने लोग टीचर हो जा रहे हैं, कितने लोग सफाई कर्मी में हो जा रहे हैं, क्या कहीं सरकारी नौकरी नहीं लग सकती हम लोगों की। तो मुझे लगता था कि यार मतलब बताइए इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं और सही बात है कोई नौकरी नहीं है। तो मैंने सारे फॉर्म, सभी एग्ज़ाम जो है जो मेरे उसमें था, बस में था, मैंने उन सारे फॉर्म्स को भरना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ मैं करता रहा, और उसके बाद एआरओ का जब रिज़ल्ट आया तो मुझे लगा कि इसमें तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि मतलब मेरा हो जाएगा। उसके बाद एआरओ की टाइपिंग में कर रहा था और लगा कि बस जस्ट होने ही वाला है, मतलब एआरओ की टाइपिंग आने वाली है। उसके बाद हम लोग गए तो लगा कि चलो ठीक है टिकट कर लो, वो तो हो ही जाएगा, टाइपिंग के लिए तो बुलाया ही जाएगा। फिर पता लगा उसमें एआरओ की टाइपिंग भी नहीं बुलाया गया। तो मतलब इतना टूट गया, लगता था कि यार कहाँ आईएएस से चलना स्टार्ट किए थे, आज एआरओ की टाइपिंग में इतना कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, यहाँ भी नहीं हो रहा है, अब क्या करें, अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो लगता है मतलब जाने की नौबत आ जाएगी यहाँ से। तो उसके बाद 2017 में जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसके बाद से मेरे अपने सीनियर से बात किया या अपने दोस्तों से बात किया, पार्टनर से बात किया, और बहुत से साथी लोग थे जो मुझे मोटिवेट करते थे, कहते थे कि आप यार तो लगातार आप वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, प्रीलिम्स नहीं हुआ तो क्या हो गया, ठीक है और अच्छे से तैयारी कीजिए। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी हिम्मत जुटा के जो मेरी गलतियाँ थी उन सबको रिकवर करते हुए फिर मैंने 18 का अटैम्प्ट दिया। 18 में मैं प्रीलिम्स भी हुआ, यूपीएससी का मेंस भी हुआ, उसके बाद इंटरव्यू तक मैं गया। उसके बाद फिर फाइनली मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ 18 में। जब 18 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद फिर यूपी पीसीएस का 2018 का मैं रिज़ल्ट का वेट करने लगा। ये रिज़ल्ट थोड़ा सा लेट आया, काफ़ी लंबा प्रोसेस था, तो उसका वेट करने लगा मैं। और इसी दौरान फिर कोरोना का संकट आ गया। कोरोना संकट में लॉकडाउन हो गया। अब पहले से संवेदनशील मेरा परिवार और मेरी जो सिचुएशंस थी वो और ज़्यादा संवेदनशील हो गई। पिताजी का मुंबई में जो कपड़े प्रेस करने का जो काम था वो बंद हो गया, तो वहाँ पे इनकम आना बंद हो गया। उसके बाद जो मुझे पार्ट टाइम कभी मैं काम कर लेता था कॉपी चेक करने का या कुछ भी, तो वो भी मेरा बंद हो गया। अब मेरे पास ये संकट था कि मैं दिल्ली में रहूँ कैसे। तो फिर बहुत तनाव था कि अब पढ़ाई तो छोड़ो, पढ़ाई तो आदमी इंसान तब करेगा ना जब वहाँ पे रहेगा, माइंड कंसंट्रेट होगा तब तो करेगा। अब लगा कि अब तो दिल्ली से जाने की बात हो गई है, क्योंकि यहाँ पे सस्टेन करना ही मुश्किल है। तो उसके बाद हमने ऑटो जाते हैं सामान लाद के, तो उनसे भी मतलब बात भी कर लिया कि आप कितना लेंगे, चलिए भाई गाँव में पहुँचा दीजिए, वहाँ अपना रह के पढ़ेंगे किसी तरीके से। इस बीच मेरे पार्टनर या और बहुत से जो हमारे एक सर थे, उन लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया और बड़ा संबल दिया कि नहीं आप यहीं रहिए, अभी 17 का तो आपने 18 का तो रिज़ल्ट का वेट कर ही रहे हैं, आप यहाँ पे रहिए, कोई समस्या नहीं है, हम लोग देखेंगे जो होगा देखा जाएगा, साथ में भोगेंगे। तो लगा कि चलो ठीक है। उसके बाद किसी तरह से आप यहाँ कोरोना संकट में अपने आप को सस्टेन करते रहे। उसके बीच जो है इसका रिज़ल्ट आ गया और मेंस का। उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू की तैयारी की। इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्योंकि यूपीएससी का मेरे पास अनुभव था इंटरव्यू का, तो मैंने मॉक देने की मतलब लाइव मॉक देने की बहुत ज़्यादा संभावना भी नहीं थी और मैंने मॉक दिया भी नहीं, क्योंकि यूपीएससी का अनुभव था और कुछ सीनियर्स मेरे साथ में थे, तो उनसे बातचीत करके जो भी चीज़ें हैं तो मुझे पहले से पता थी कि ये चीज़ें करना है। लेकिन इंटरव्यू के दौरान कुछ मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने अपना अनुभव पर्टिकुलर बताया कि कैसे वहाँ पे सौम्यता रखनी है, कैसे अपना ईगो नहीं दिखाना है, कैसे चीज़ों को मतलब मैनेज करना है। क्योंकि यूपीएससी का इंटरव्यू और यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दोनों कुछ मुझे लगता है दोनों के टेम्परामेंट में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो जो सीनियर्स हमारे थे तो उनके अनुभव से मैंने सीखा और
फिर 18 का फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद मुझे डिप्टी एसपी का पद प्राप्त हुआ, तो लगा कि चलो ठीक है, अब ये थोड़ा सुकून रहा। इसके बाद से पे अगर मैं बात करूं कि ये तो रही मेरी ओवरऑल जर्नी कि कैसे मतलब सफलताएं असफलताएं सफलताएं असफलताएं, जिसमें कि ज़्यादातर असफलता ही हैं। सफलता तो मात्र एक ही है मेरी, शुरुआत से असफलता ही असफलताओं का दौर रहा। तो मैं अपना ये बताना चाहता हूं कि मेरी इस जर्नी से क्या सीख ले सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि इंसान अगर बार बार असफल हो रहा है तो उससे टूटे नहीं, उससे रिकवर हो। जैसे इस बीच अगर कुछ उनके हमारे जो फ्रेंड सर्कल में जो दोस्त होते हैं उनसे बातें करें। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक दो हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम खुल के बातें करते हैं, अपनी जो कमजोरियां हैं उनको खुल के शेयर करते हैं। जहाँ जहाँ हम कमजोरियों को बताते हैं या जहाँ जहाँ हमको लगता है कि हाँ ये इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो उसको हम पॉजिटिव वे में लें और उसको इम्प्रूव करते रहें। और दूसरी बात कि ज़िंदगी में समस्याएं सबके साथ है। जैसे कि अगर मैं अपनी जर्नी के देखूं तो मुझे सबसे ज़्यादा मेंटली तो रहा ही। दूसरी बात सबसे बड़ी समस्या रही कि इकोनॉमिक, हर कदम पे मुझे अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है तो उसके लिए पैसे नहीं, अगर मुझे अपना ऑप्शनल चेंज करना है तो उसके लिए पैसे नहीं, कुछ भी नया काम करने जाओ तो बस समस्या यही कि पैसे नहीं है। अब पैसे कैसे मैनेज होगा? तो मुझे लगता है कि मेरे साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम रही। वैसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ मेंटली प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ फैमिली में बहुत सी समस्याएँ हैं। कुछ लोग पढ़ने बैठते हैं लेकिन उनका माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं जो उनके दिमाग बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्याएं हैं। हर इंसान का स्ट्रगल यूनिक होता है, लेकिन मुझे लगता है सब में एक कॉमन चीज़ है कि उससे घबराना नहीं है, उससे हारना नहीं है। और अगर कहीं से गिव अप कर देंगे, हम किसी भी स्टेप पे अगर गिव अप कर दें, जैसे मैं अपनी जर्नी की देखूं, अगर किसी भी स्टेप में मैं अगर गिव अप कर देता तो मैं आज यहाँ तक ना पहुँच पाता। तो मुझे लगता है कि गिव अप नहीं करना है। अपनी कितनी भी समस्याएं आ जाएं, बस ये देखना है कि चलो मालिक कहीं ना कहीं तो लेके जाएगा। जब यहाँ तक ले आ दिया है तो कहीं ना कहीं तो लेके जाएगा ही। और कुछ नहीं होगा जीवन में, अगर कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो कुछ अनुभव तो मिलेगा। अगर उस अनुभव को हम अपनी पीढ़ियों को शेयर कर सकते हैं, कम से कम जिन समस्याओं से, जैसे हम IAS की तैयारी करने आए तो IAS की तैयारी के दौरान हमें चीज़ें नहीं पता थे क्या है क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं भी हो पाए तो कम से कम एक अच्छी समाज में एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को वो सीख देख सकते हैं। शुरुआत से ही उनको गाइडेंस दे सकते हैं कि कम से कम कुछ नहीं तो अगर हम कुछ नहीं हो पाए तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ तो कुछ अच्छी से रहेंगी। और दूसरी बात कि किसी भी समस्याएं सबकी ज़िंदगी में आती हैं, समस्याओं से हारना नहीं है, बस लास्ट तक टिके रहना है। और अपनी ज़िंदगी में हर जगह रोना नहीं है कि बस कुछ भी हो गया तो रो दिए, क्योंकि आप जिससे रो रहे हैं हो सकता है आपसे ज़्यादा समस्या वो हो। और ये जो एग्ज़ाम है वो मेरिट का एग्ज़ाम है। इसमें आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी समस्याएं, आप मेंटल कितना टॉर्चर हैं, ये सब कोई नहीं देखता, सिर्फ आपकी मेरिट देखी जाती है वहाँ पे। तो अपनी मेरिट, अपनी पर्सनालिटी को ध्यान रखिए और उसको जो भी जहाँ चीज़ें दिन प्रतिदिन अपने आप में निखार लाइए, निरंतरता बनाए रखिए। और जहाँ तक हो सके हार बिल्कुल नहीं मानना है, बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। बार बार टूटिए, बार बार उभरिए, अपने अच्छे दोस्त बनाइए, उनसे मोटिवेट होइए, फैमिली से बातें कीजिए। और दूसरी बात कि ये सीखिए कि जो हमको मिल रहा है, जो संसाधन हमें मिल रहे हैं, उन संसाधनों में थोड़ा सा संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो संसाधन हमारे पास बैकग्राउंड से पीछे से आ रहे हैं, हम उसकी कई बार कदर नहीं करते। कि हमारे माँ बाप, जैसे कि अगर हमको 10,000 यहाँ दिल्ली में रहने के लिए भेज रहे हैं तो वो 10,000 कितना मुश्किल से आ रहा है। अगर हम कभी इसको अपने दिमाग में रखेंगे तो हम कभी डाइवर्ट नहीं हो सकते। कि सही बात है कि ये 10,000 हमारे पास, हम तो कहते हैं, फ़ोन करके कह देते हैं कि पापा 10,000 चाहिए, मम्मी 10,000 चाहिए या कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम वो तुरंत भेज देते हैं। लेकिन उसको इंतजाम करने के लिए उनको कितनी समस्याएं होती हैं। या हम दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं तो हमको लगता है हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मतलब टूट गए, लेकिन उनको पल पल जो है उनको बार बार वहाँ पे सवाल होते हैं कि लड़का दिल्ली में है क्या कर रहा है, लड़की दिल्ली में है क्या कर रही है। बार बार रिश्तेदार परेशान करते हैं या और जो पड़ोसी है वो लोग बार बार टॉर्चर करते हैं कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो हमसे ज़्यादा समस्याएं तो उनके साथ है, लेकिन वो कभी हमसे रोते नहीं हैं, कभी नहीं रोते। वो जब भी होगा हमको मोटिवेट करेंगे। तो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने माँ बाप को देखना चाहिए। कभी भी टूटिए, कभी भी हारिए तो लगे कि आप ये न सोचिए केवल आपकी हार है। अगर आप किसी चीज़ में हारते हैं, कि कहीं से गिव अप करते हैं, तो ये सोचिए आपके पेरेंट्स की या आपके जो साथ में आपके दोस्त लोग हैं या जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं या जिनकी छोटे छोटे योगदान से, जैसे कोई भी इमारत बनती है उसकी जो बुनियाद होती है उसमें बहुत सी ईंटें होती हैं। तो जैसे किसी की सफलता में, जैसे मेरी सफलता है, तो इसकी जो नींव है इसमें बहुत से लोगों ने ईंटें लगाई हैं। अगर मैं कहीं से भी गिव अप कर दूँ तो उनकी जो ईंटें हैं या जो उनका जो योगदान है वो कहीं विफल हो जाएगा। तो मुझे लगता था कि नहीं, उनके इस योगदान को कहीं ना कहीं फ्रूटफुल बनाना है,
इसी हिसाब से मैं अपने आप को रिकवर करता रहा, बार बार मोटिवेट करता रहा। लगता था कि दिल्ली में आए हैं तो कुछ न कुछ करके जाएं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि असफलताएं आपकी ज़िंदगी में आएंगी, असफलताओं से हार नहीं मानना है, असफलताओं से आगे ही सफलताएं आपका इंतज़ार कर रही हैं। इस पे मैं अपनी मैंने खुद की कुछ कविताएं लिखी जिससे मैं बार बार प्रेरित होता रहा और बार बार पढ़ता रहता था कि तेरी हस्ती में भी जाएंगे पढ़े लाखों कसीदे, तेरी हस्ती में भी जाएंगे पढ़े लाखों कसीदे, ठहर दिल जरा 2 पल इंतज़ार तो कर ले, दिन की तपती दोपहरी में ना ले छाव तरवर के रसीले, क्या पता स्वागत में हो रात तारों से सजीले। तो इस तरह से अपनी असफलताओं में के बाद जो सफलताएं आने वाली है उसके सपने सजाइए और अपने आप पे लगे रहिए, निरंतरता बनाए रखिए। एक न एक दिन ज़रूर सफल होंगे। मुझ जैसा साधारण बैकग्राउंड का व्यक्ति अगर आपके सामने इस तरह से आ सकता है तो मुझे लगता है कोई भी आ सकता है। सपने देखने का सबको हक है और उसको प्राप्त करने की भी क्षमताएं सब में मौजूद हैं। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।